नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का पूरा महामैराथन होगा। बच्चों, एक ही वीडियो में पूरा मैट्रिक्स कवर करेंगे और इसी तरह मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर को एक एक करके सभी चैप्टर का क्या करेंगे, वन शॉटेड वीडियो रिवीजन के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स का देख लेते हैं, अगले दिन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे। तो क्या है पूरा मैट्रिक्स का महामैराथन। बच्चों, पहले क्या है मैट्रिक्स, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी मैट्रिक्स जो है वो कुछ फंक्शंस या संख्याओं का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी, इसी तरह etc। बच्चों, इसका हिंदी में क्या होगा, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसे बड़ों अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों, जैसे कि बड़ा अक्षर क्या हुआ, ए बी सी डी, इसी तरह XYZ तक हम पुट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है अंक 5 7 8 10 और इसको क्या किया, एक आयताकार ब्रैकेट में, इसको एक आयताकार ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो ये क्या हुआ, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह ये संख्या हुआ और एक हम फंक्शन लेकर ट्राई करते हैं। तो b इक्वल टू आयताकार ब्रैकेट होगा, उसके बाद फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर कोस एक्स और साइन एक्स। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। अब बच्चों, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो किसको कहते हैं बच्चों, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो उसे कॉलम कहते हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ हॉरिजेंटल लाइन कितना है, R1 R2 और R3। इसी तरह बच्चों वर्टिकल लाइन होगा C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या क्या होता है, अवयवों का क्रम होता है। तो बच्चों देखते हैं इसमें, तो पंक्ति की संख्या इसमें कितना है, पंक्ति की संख्या 3 है, 1 2 3। इसी तरह स्तंभों की संख्या कितना है, 1 2 3, ये भी 3 हुआ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या 3 गुने और स्तंभों की संख्या 3, यानी 3 गुने 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें जो मैट्रिक्स पूरा है इसमें अवयवों की संख्या कितना है। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से अवयव की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। तो इसमें कहता है इसका ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए बच्चों, रो की संख्या कितना, सिर्फ 1, और कॉलम 1 2 3 4 5। तो 1 × 5 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए, बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसमें रो का संख्या देखेंगे 1 2 3 4 और कॉलम 1 2। तो 4 गुने 2 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब एग्जाम्पल 3 में देखिए 1 और 2, तो 2 और कॉलम कितना होगा, 1 2 3। तो 2 गुने 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स देन राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। कहता है यदि किसी अवयव का 18 अवयव है तो इसके सभी संभावित क्रम को लिखें। तो बच्चों, जब उसके अंदर 18 एलिमेंट हैं तो एलिमेंट कहाँ से ज्ञात होता है, तो
ऑर्डर से ही एलिमेंट ज्ञात करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, जो उसका रो इनटू कॉलम, तो वही होगा यहाँ पर। देखिए पहला मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसमें रो की संख्या 1 होगा और कॉलम की संख्या 18 होगी। दूसरा मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसमें रो की संख्या 2 होगा और कॉलम की संख्या 9 होगी। तीसरा मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 6। इसी तरह चौथा बनेगा रो की संख्या 6 और कॉलम की संख्या 3। इसी तरह पांचवा मैट्रिक्स बनेगा रो की संख्या 9 और कॉलम की संख्या 2। तो यहाँ से बनेगा फिर लास्ट छठा नंबर रो की संख्या 18 और कॉलम की संख्या 1। तो यानी यहाँ से कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसा मैट्रिक्स बनेगा इस 18 अवयव से, और इसका ऑर्डर ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 3x3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 और 1 एज इंट्रीज। जो इसके अंदर अवयव होगा उसमें कहता है क्या, सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करके 3x3 के कितने ऐसे अवयव बन सकते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, माना कि A = ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ स्टार इसलिए दिए हैं क्या कि कोई नंबर फिक्स नहीं है, तो इसलिए स्टार दे दिए। ठीक है, 3x3 का है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ जो पहला एलिमेंट होगा या तो 0 रखेंगे या फिर क्या करेंगे 1 रखेंगे। इसमें भी वही होगा 0 या 1। तो देखिए बच्चों इसी को क्या किए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल टू पहला स्थान पर क्या होगा 2, 0 या 1, फिर मल्टीप्लाई दूसरा पर भी 0 या 1 2। इसी तरह जितना 9 संख्या है इसमें तो 9 बार 2 होगा, यानी 2 पर पावर 9, और 2 पर पावर 9 कितना होता है 512। तो 512 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो 512 इसका राइट आंसर हुआ। अब बच्चों इसी को आगे बढ़ते हुए इसमें क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेज। तो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी अवयव का व्यापक रूप। तो बच्चों A = एक मैट्रिक्स होगा जिसमें क्या होगा A11 A12 A13। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे ये वाला जो हॉरिजेंटल लाइन जितना भी होगा सब क्या होगा रो होगा, और जो वर्टिकल वाला है वो इसका कॉलम होगा। तो बच्चों ये पहला रो है, तो यहाँ सब रो की संख्या यानी पहला होगा, तो पहला 1 1, यहाँ भी देखिए 1 1। लेकिन क्या है इसमें पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या चेंज हो रही है। रो कांस्टेंट है, पहला रो कांस्टेंट फिर दूसरा रो कांस्टेंट, और जब कॉलम में चलेंगे तो कॉलम कांस्टेंट होगा और रो वेरिएबल करेगा। तो इसी तरह यही क्या हुआ, इसका जनरल फॉर्म हुआ बच्चों। तो इसमें देखिए C1 C2 C3 ... Cn, ये क्या हुआ स्तंभ, और R1 R2 R3 ... Rm, तो ये हुआ पंक्ति। बच्चों उसी का जो जनरल फॉर्म था उसी का शॉर्ट फॉर्म ये होता है A = Aij m × n और साइन ऑफ मैट्रिसेज, यानी एक आयताकार ब्रैकेट। अब बच्चों यहाँ जो I और J, तो I क्या होगा पंक्तियों की स्थान निश्चित करेगा, और J जो होगा वो स्तंभों की स्थान निश्चित करेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पोजीशन ऑफ रोज और I = और J = पोजीशन ऑफ कॉलम्स। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेज। निम्नलिखित अवयवों का व्यापक रूप लिखें। 2 अवयव दिया हुआ है और दोनों को क्या कहता है इसका जनरल फॉर्म लिखने के लिए। तो बच्चों पता है क्या, इसका ऑर्डर पता है 2x2, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना होगा, तो 2x2 2 2 दूना 4, यानी 4 इसके अंदर एलिमेंट होंगे। और दूसरा में इसके अंदर जब 4 एलिमेंट होंगे तो सपोज दैट मान लेंगे कि A = ये मैट्रिक्स होगा, उसके बाद 4 लिख देंगे। तो पहला पंक्ति में क्या बनेगा, पहला पंक्ति में A1 और A1 यहाँ भी, लेकिन इसमें पहला स्तंभ क्या होगा तो 1 होगा, तो A11 लगा देंगे। दूसरा के लिए दूसरा स्तंभ 2 होगा तो A12 हो जाएगा। यहाँ
A21 होगा और यहाँ A22 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। तो इसी तरह बच्चों B इक्वल टू मैट्रिक्स मान लेंगे और इसमें A11 A12 A13 पहला पंक्ति है, तो इसमें क्या होगा, पंक्तियों की स्थान कांस्टेंट होगा 1 होगा, दूसरा में कांस्टेंट होगा 2 होगा और तीसरा में 3 होगा। लेकिन स्तंभ पहला में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी 1 होगा, दूसरा में 2 होगा और तीसरा में 3 होगा। तो इसी तरह A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा और जो 3x3 का है। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3x3 क्रम के अवयव का निर्माण करें जिसका, यानी जो जनरल फॉर्म है AIJ इक्वल टू क्या कहता है, I प्लस J, यानी यहाँ जो है दोनों को योग करके और इसका मान निकलेगा और वहाँ पर पुट कर देंगे। तो कंस्ट्रक्ट ए ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स हुज AIJ इक्वल टू I प्लस J। बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, लेट A इक्वल टू एक 3x3 का जनरल फॉर्म बना लेंगे। बनेगा कि A11 A12 A13 डॉट 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 A33 तक आएगा। अब बच्चों यहाँ से हमको ये इक्वेशन से क्या करेंगे, सबको इसी इक्वेशन से सबका सॉल्यूशन करेंगे। तो अब बच्चों A11 कैसे याद करेंगे, तो A11 और दिया हुआ है कि I प्लस J यानी 1 + 1 इसका राइट आंसर होगा। तो 1 + 1 2, यहाँ से 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। तो बच्चों सबका क्या हुआ, यहाँ जो जनरल फॉर्म था एक एक करके सभी का मान निकल गया। अब A11 इक्वल टू कितना आया 2, तो इसके स्थान पर 2 पुट कर देंगे, इसके स्थान पर 3 पुट कर देंगे और इसके स्थान पर 4। इसी तरह हर एक एलिमेंट्स के स्थान पर उसका मान पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ 2 3 4 3 4 5 5 4 5 6 यानी ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों जनरल फॉर्म पर जितना भी आंसर और क्वेश्चन बनने वाला था सभी का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। और उसके बाद देखिए बच्चों उसको क्या करिएगा, एक एक करके अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि इसी पैटर्न पर बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज यानी अवयवों को कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं एक एक करके सभी का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव। तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, बाकी स्तंभों की संख्या कितना भी हो कोई दिक्कत ना है। तो विच मैट्रिसेज हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसके पास केवल एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ये देखिए इसमें सिर्फ एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ 3 है, तो ये क्या हुआ, पंक्ति अवयव हुआ। इसमें भी देखिए एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितना है, 4 है, तो 1x4 लिख देंगे, लेकिन ये भी क्या हुआ, रो मैट्रिक्स नहीं हुआ। अब बच्चों इसमें क्या है, एक पंक्ति भी है और एक स्तंभ भी है, लेकिन फिर भी ये क्या जो डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है यानी एक पंक्ति है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। अब बच्चों इसका टाइप 2 देखते हैं। टाइप्स 2 में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, विच मैट्रिसेज हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति यहाँ हो जाएगा स्तंभ अवयव कहलाता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। अब बच्चों जैसे रो मैट्रिक्स में क्या था, एक पंक्ति होना चाहिए, बाकी कॉलम की संख्या बहुत सारा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलम में क्या है कि इसमें कॉलम एक होना चाहिए, यानी स्तंभों की संख्या एक होगा, बाकी पंक्तियों की संख्या कितना भी हो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4, तो पंक्तियों की संख्या 4 है लेकिन स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 है। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है लेकिन स्तंभों की संख्या 1 है। इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है लेकिन स्तंभों की संख्या 1 है। पंक्तियों की संख्या इसमें 2 है लेकिन स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 है।
इसमें पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या भी 1 है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या भी 1 है। यानी जो भी एग्जाम्पल दिया गया है ये सभी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। अब बच्चों इसी का तीसरा प्रकार क्या है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मतलब इसके नाम से ही लग रहा है कि एक रेक्टेंगल के आकार में होना चाहिए। तो बच्चों रेक्टेंगल तभी बनता है जब क्या होगा, उसका लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी वही बात होगा कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ एम डज नॉट इक्वल टू एन, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ से देखिए क्या निकल के आया कि इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि m पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है। तो पहला एग्जाम्पल में भी देखिए 2 पंक्ति है लेकिन 3 स्तंभ है, तो 2 = 3 कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। बच्चों इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखिए 1 पंक्ति है लेकिन 4 स्तंभ है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसी तरह ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। बच्चों अब अगला फिर देखते हैं। अब बच्चों यहाँ से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी क्या किया कि 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक भाग ऐसा कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, और एक भाग ऐसा कि जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगा तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं सुता हुआ। और जब क्या होगा कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होगा तब वर्टिकल यानी खारा मैट्रिक्स बनेगा। तो इस दोनों केस को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इस दोनों केस के। और इसका जो था पूरा m डज नॉट इक्वल टू n, ये क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला टाइप्स देखते हैं इसका। देखिए इसमें नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्या कि 3 तक पहले देख चुके हैं और फिर से यहाँ 3 आ गया। तो नंबरिंग से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमको जो सीखना है उससे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अगला क्या है इसका टाइप्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जीरो यानी कि उसके अंदर का सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। तो विच मैट्रिक्स इज हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसका सभी अवयव शून्य हो तो वह शून्य अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आप किसी तरह का एक अवयव का आकृति कर लीजिए, ठीक है, आयताकार और उसके अंदर सभी एलिमेंट्स को जीरो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सब जीरो मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अगला देखते हैं, अगला कौन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VBI, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो बच्चों इसका क्या है, ए M क्रॉस N मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यानी कहने का मतलब यदि M इक्वल टू N, M इक्वल टू N कहने का मतलब यानी ए एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या हो। जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगा, यानी कहने का मतलब जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, तब जाकर स्क्वायर बनता है। तो इसी तरह जस्ट वहाँ से ही रिलेट कीजिए इसको भी, ठीक है, वहाँ से जब रिलेट करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हमको पता है कि जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होगा तो वहाँ से आएगा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स वाला आकृति यहाँ लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉलम और रो होता है, तो इसमें भी क्या जाएगा, कॉलम और रो जब बराबर होंगे तब जाकर स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों इसके 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए इसमें कॉलम रो की संख्या 1 और 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो यहाँ से 2 और 2 क्या है, बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए इसमें भी रो की संख्या 3 है, 1 2 3, और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, और ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। तो बच्चों इसका अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार क्या है कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स।
यानी इकाई अवयव या एकांक अवयव। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छा से आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहता है ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ये देखिए बच्चों, इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। ठीक है, इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर, ये फॉर ऑल का सिंबल है, यानी जहाँ आई डज नॉट इक्वल टू जे हो। अब बच्चों जब इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि तो क्या होता है A11 A12 A21 A22। अब बच्चों देखिए, इसमें आई कहाँ कहाँ जे के बराबर नहीं है, तो यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और बाकी जहाँ आई और जे बराबर हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। यही इसका डिफिनीशन बता रहा है और इसी का हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ बताया गया। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है कि इसका जितना ऑर्डर रहता है तो उस अनुसार इसको अलग अलग तरह से डिनोट करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में एग्जांपल में देखिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसको क्या करेंगे, I2 से डिनोट करेंगे। इसका क्या है 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ I3 से डिनोट करेंगे। इसका क्या 4 क्रॉस 4, तो इसको I4 से डिनोट करेंगे। अब बच्चों ये यहाँ 1 होगा और 1 होगा, यानी इसमें सिंपल भाषा में डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे, यानी डायगोनल उसको 1 रखिए, बाकी सभी को क्या करिए 0 कर दीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? अब बच्चों अगला इसका टाइप्स देखते हैं, उसमें क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। तो स्केलर कहने का मतलब अदिश, यानी कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0। बच्चों वही बात कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी 0 होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सभी कांस्टेंट होंगे। देखिए बच्चों, जैसे एग्जांपल पहला में अगर यहाँ 2 है तो सभी क्या होंगे, 2 होंगे। लेकिन उससे पहले इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। पहले स्क्वायर वाला रूल फॉलो होगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। उसके बाद जाकर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन तब और डायगोनल एलिमेंट में जो भी नंबर होंगे सभी कांस्टेंट होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 है तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 2 होंगे। यहाँ अगर 5 है तो सभी 5 होंगे, 7 है तो सभी 7 होंगे। बच्चों इसके अगला हम लोग देखते हैं क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, जिसका चर्चा हम बार बार कर रहे थे, डायगोनल एलिमेंट्स, वो हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण होता है, एलिमेंट्स मतलब अवयव। तो बच्चों विकर्ण वाला अवयव जो भी होंगे, तो देखिए इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी वही बात बताया क्या कि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, देन एलिमेंट्स ए आई आई, यानी ए आई आई कहने का मतलब वही जहां आई और जे बराबर होंगे। आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन आर सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स इफ, जैसे कि यहाँ होंगे। तो जैसे बच्चों देखिए यहाँ से पहला नंबर 30 में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हैं, 4 4 की संख्या में दोनों है। ठीक, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वाला रूल फॉलो हो गया। अब इसका डायगोनल एलिमेंट्स, तो जहाँ आई इक्वल टू जे होगा वो सभी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। जैसे A11 A12 A13 A33 सॉरी A11 A22 A33 A44, ये सभी क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह बच्चों अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात आई, तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात आई तो उसमें क्या था कि डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या
समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0, यानी जहाँ i और j बराबर नहीं होगा वो सभी 0 होंगे, और जहाँ i और j बराबर होंगे वो क्या होंगे, 0 नहीं होंगे, तो वो जाकर डायगोनल मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे A इक्वल टू क्या है, डायगोनल एलिमेंट देखिए बच्चों ये हैं, ठीक है, जहाँ i और j बराबर होते हैं। तो ये देखिए 0 नहीं है, यानी 5 8 7 0 नहीं है, ठीक है। और बाकी इसको छोड़कर सभी एलिमेंट्स ये सभी क्या है, 0 हैं। तो यहाँ से डायगोनल इक्वल टू क्या हो गया, 5 8 7, ठीक। अगला इसका प्रकार देखते हैं। तो अगला प्रकार क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या कहता है, हैविंग ऑल एलिमेंट्स एबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। देखिए बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल क्या हुआ, तो प्रिंसिपल डायगोनल वही हुआ जिसको हम डायगोनल उस टाइम से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये वाला जो मेन डायगोनल होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब कहता है कि एबव और बिलो, यानी इससे स्पष्ट हुआ कि त्रिभुजाकार अवयव जो है वो भी दो भाग में बटेंगे। एक ऐसा होंगे जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी 0 होंगे, यानी जैसे यहाँ पर दर्शाया गया, यानी प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ और इसके ऊपर सभी 0 है, ठीक। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सभी क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों उल्टा आप लोग याद रखिएगा, लोअर बताया तो अपर वाला 0 होगा और अपर बताया तो लोअर वाला 0 होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बच्चों क्या आया, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या हुआ, टू मैट्रिसेज A and B are said to be equal matrix if they have the same order and their corresponding elements are equal। बच्चों इसमें दो चीज़ बताया, सेम ऑर्डर, एक चीज़ क्या बताया, सेम ऑर्डर और corresponding एलिमेंट, ठीक। जैसे कि बच्चों दो अवयवों A तथा B समान अवयव होगा यदि उनके कोटि एवं संगत अवयव समान हो, ठीक। और इसे लिखते कैसे हैं, तो A इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखिए बच्चों दो अवयव है ये और ये, तो इसका देखिए पहला नंबर कोटि तो समान है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्रॉस 2 और यहाँ भी 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब बच्चों कहता है यहाँ x है तो x a के बराबर होगा, y b के बराबर होगा, z c के बराबर होगा, w d के बराबर होगा, तब जाकर ये a इक्वल टू b होंगे। तो यहाँ हम लोग कर देंगे x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू c और w इक्वल टू d। तो यहाँ से जाकर ये मेरा जो इसका डिफिनीशन था, डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कर गया। तो इस पे बेस्ड आप लोग क्या करिएगा, जैसे इस पे कैसा एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ अंक दे देगा, यहाँ भी अंक दे देगा, यहाँ भी दे देगा, इसको नहीं देगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ अंक दे देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ नहीं देगा। तो अब बच्चों यहाँ से कहेगा डब्ल्यू का आप यहाँ भी दे देगा, तो आपको कहेगा कि डब्ल्यू का मान ज्ञात करिए, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ अगर मान लीजिए 5 दिया तो डब्ल्यू इक्वल टू 5 निकल गया। तो इसी तरह आप लोग क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। अब बच्चों क्या करते हैं कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, यानी अवयवों पर संक्रियाएं। अब बच्चों वो वाला ऑपरेशन आप लोग मत याद करिएगा जो हॉस्पिटल में होते हैं, हम लोग वो ऑपरेशन याद करेंगे जो अवयव पर किया जाता है, यानी जैसा कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो पहला इसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का योग। बच्चों दो अवयव को कैसे हम लोग जोड़ेंगे वो हम लोग अभी सीखते हैं। जैसे अवयव दिया हुआ a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड b इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, तब क्या करेंगे a प्लस बी, तो अंदर का जितना भी एलिमेंट होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे सभी का ऑर्डर समान होना चाहिए। उसके बाद संगत एलिमेंट यानी जो भी होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों को जोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें मान लीजिए पहला एलिमेंट ए, पहला मान लीजिए 5 है, दूसरा 7 है,
तो 5 + 7 जोड़ देंगे। मान लीजिए इसका दूसरा एलिमेंट 10 है, इसका दूसरा एलिमेंट 8 है, तो यानी जिसके सामने वाला जो एलिमेंट होगा उसके साथ उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? अब बच्चों इसके आगे हम लोग देखिए बच्चों, इस पे एक एडिशन पर एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख रहे हैं। इफ़ a = इतना एंड b = इतना, तो देन फाइंड a + b। यानी अब भी a = दिया हुआ है, b = भी दिया हुआ है, तो a + b ज्ञात करना है। तो पहले a + b लिख लेंगे, दोनों अब b को क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग बताए थे क्या दोनों का कोटि समान होना चाहिए, तो यहाँ कोटि इसका भी 2 × 2 है और इसका भी 2 × 2। चलिए इतना तक सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ 8 के बराबर में क्या है, 1 है, तो 8 + 1 तो 9 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएंगे, और 2 + 6 8 हो जाएंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट था। आप इसी तरह जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी को आप लोग क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, और बाकी अगर टाइम मिले तो जाकर कोई अदर बुक से भी अपना क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आया सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो जस्ट एडिशन की तरह है, यहाँ पर प्लस था तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इफ़ a = aij m × n एक मैट्रिक्स है और दूसरा b = bij m × n एक मैट्रिक्स है, तब कहता है a - b कैसे कहते हैं। इसमें भी बच्चों हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि कोटि इसमें भी समान होना चाहिए। ठीक, और घटाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी a - b = aij - bij, तो इसका भी कोटि वही रहेगा m × n, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी कोटि m × n ही रहेगा। तो इस पर भी एक एग्जाम्पल है, a = इतना दिया हुआ है और b = इतना दिया, तब कहता है a और b ज्ञात कर, a - b ज्ञात करने के लिए बस वही बात करेंगे। a - b = लिख देंगे दोनों मैट्रिक्स को, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटा देंगे। देखिए 8 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 बनेगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा। तो ये या इसका आंसर हो गया। और इसके आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो इसके आगे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे देगा और उसमें किसी एक कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। बस वही बात यहाँ बताया। a = aij m × n मैट्रिक्स है, देन तो ka = kaij m × n हो जाए। जैसे कि एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या, इफ़ a = इतना देन फाइंड 5a, तो 5a कहने का मतलब यानी यहाँ जो a मैट्रिक्स था उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैट्रिक्स का रूल क्या है कि उसके अंदर का जितना भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग करते हैं, जब 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, 4 में 5 से करेंगे तो 20 और 5 में 25। तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बच्चों जो मैट्रिक्स में थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देख लेते हैं। इफ़ a = aij m × n एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स b = bij n × p मैट्रिक्स है, देन तब कहता है कि a b एग्जिस्ट करेगा। अब बच्चों इसमें एक समझने वाली बात यह है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, जैसे यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर प्रोडक्ट रूल सेटिस्फाइड करेगा और तब हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए m × n, इसका स्तंभ की संख्या n है और इसमें पंक्तियों की संख्या n है, तो n = n बराबर है, तब जाकर क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट होने के बाद इसका जो नया ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m × p, तो m × p यहाँ ऑर्डर बना। और देखिए बच्चों जब एग्जाम्पल से देखेंगे तब जाकर और थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगा।
बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज पर एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ए इक्वल टू इतना में दिया हुआ है और बी इक्वल टू भी इतना दिया हुआ है। तब कहा था ए बी ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, ए इंटू बी लिख लेंगे, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स ए और बी। अब बच्चों क्या करेंगे इसमें, यानी ये है, इसको क्या करेंगे इसके साथ, यानी पहला मैट्रिक्स का बच्चों इसमें क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की प्रत्येक रो को दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते। तो पहला रो मल्टीप्लाई इसके और पहला रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर बच्चों पूरा डीप में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सीखना चाहते हैं तो हमने एक प्रीवियस लेक्चर बना चुके हैं, इस पर पूरे लगभग 15-20 मिनट का लेक्चर है, उसे बहुत ही अच्छे से समझाएं। ठीक है, इसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, आप लोग क्या करिएगा जाकर देख लीजिएगा। अब बच्चों मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी इसका क्या है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा केस होता है जब बराबर हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम बराबर नहीं होते हैं। बच्चों ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए करेंगे फिर भी बात बराबर है, उतना ही है। अब बच्चों ये ए इंटू बी प्लस माइनस सी, तो बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये सब आप लोग क्या करिएगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और ये, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, जैसे ए पावर एन प्लस 1 तो इक्वल टू ए पावर एन इंटू ए हम लोग लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की कोई बात नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ यूज कर लीजिएगा। अब बच्चों इसका अगला क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। तो ट्रांसपोज और ऑफ मैट्रिसेज कुछ नहीं है बच्चों, अवयव का परिवर्त, यानी कोई अवयव दिया रहेगा, उसमें जो रो की संख्या रो रहेगा उसको आप लोग कॉलम बना दीजिएगा और जो कॉलम होगा उसको रो बना दीजिएगा। बस यही क्या कर रहा है, ट्रांसपोज कर रहा है। ट्रांसपोज से बस लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। तो जैसे देखिए हम लोग देखते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू जैसे ए जे आई, इसके देखिए अभी आपको बदल दिया। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ए इक्वल टू इतना दिया है, इसका देखिए पहला रो क्या है, पहला रो 1 और 1 है। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 और 1 जो इसका रो था उसको कॉलम बना देंगे। देखिए हम लोग बना दिए। दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना देंगे और यही जाकर इसका ट्रांसपोज हो गया। बच्चों इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए पर पावर टी। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आ जाएगा। जैसे बच्चों इसका ट्रांसपोज किए इतना आया, अब फिर से इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा माथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, जीरो का ट्रांसपोज करेंगे जीरो आएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से भी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट का साथ जब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रहेगा उसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और बाकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। और जहाँ क्या है कि एक स्केलर है, यानी वही कांस्टेंट है। लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट क्या है, ये है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये यानी 6, 7, 8, 9 ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही आएगा, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए 3 केस रहेगा तो तीनों को उल्टा कर देंगे, 4 केस रहेगा चारों को उल्टा कर देंगे। इसी तरह बच्चों अगला क्या है, ए पावर एन का होल ट्रांसपोज, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज का पावर एन कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे आया बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
जिसका हिंदी होता है सममित अवयव। तो कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी वैसा अवयव जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वही अवयव मिल जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक अवयव होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ ऐसे इसका स्टैंडर्ड जो भी है डिफिनेशन उससे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई इन जे के लिए, ठीक है। तो ए इक्वल टू देखिए ये अवयव दिया हुआ है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो रो है, इसको कॉलम बनाएंगे। देखिए ए बी सी इसका रो है तो इसको कॉलम बनाएंगे ए बी सी, बी डी ई इसका दूसरा रो है तो इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे इसको। अब देखिए बच्चों दोनों क्या है, सेम है, यानी इस तरह से इसको डिजाइन किया गया कि दोनों बराबर आ गया। ए बी सी देखिए यहाँ भी देखिए ए बी सी यहाँ भी, बी डी ई यहाँ भी बी डी यहाँ, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल गया। तो फाइनली क्या होगा कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का अगला भाई है, ठीक है, वो सिमेट्रिक था तो ये एसक्यू सिमेट्रिक, यानी ये देखिए ऐसा है कि पॉजिटिव वाला बंदा था और ये क्या मिल गया, नेगेटिव वाला बंदा। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका हिंदी तो पता है विषम समित अवयव, तो इसमें क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक इफ, अब देखिए जब उसका ट्रांसपोज किए थे तो वही मिल गया। अब इसमें इसका ट्रांसपोज अगर कोई मैट्रिक्स का करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए बच्चे, समझ गए, यानी नेगेटिव का भी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन थोड़ा देख, स्टैंडर्ड डिफिनेशन देख लेते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज एसक्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल जे आई, ए आई जे के लिए। अब बच्चों इसमें एक नोट दिया हुआ है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, बिना डायगोनल को जीरो किए हुए इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा और ना ही इसका डिफिनेशन सेटिस्फाइड होगा। इसलिए बच्चों, और देखिए वो आएगा कहाँ से तो हम लोग देख लेते हैं। तब देखिए यहाँ माइनस है, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ जीरो बचेगा, तो यहाँ 2a आई जे हो जाएगा, होगा ना, तो इतना होगा। तो उसके बाद वहाँ से 2 के इधर कर देंगे तो बाकी बन जाएगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने के बाद हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से a इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पहला रो है तो इसको कॉलम बनाएंगे। तो देखिए 0ab तो 0ab माइनस a 0c तो माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0। अब बच्चों इसमें क्या माइनस कॉमन ले लेंगे। तो मैट्रिक्स का रूल है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन लेंगे। तो सबसे जब कॉमन लेंगे, जीरो से कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो कर दी। अब बाकी देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो इसके स्थान पर a रख सकते हैं, इसके स्थान पर तो माइनस को रहने देंगे, a रख देंगे। अब देखिए फाइनली इसका ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव आ गया। जब इसका निगेटिव आ गया तो यानी ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो इसका डिफिनेशन था वो सेटिस्फाइड हो गया। बच्चों जो एसक्यू और एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पढ़े थे उसमें एक थोड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ऐसा कि कोई ऐसा मैट्रिक्स निकालिए कि जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए ये ऐसा है, जो ये वाला टर्म क्या है, सिमेट्रिक है और ये वाला टर्म एसक्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों ये क्या हुआ, बोर्ड में हो सकता है तो 5 नंबर और में पूछ दे, तो इसलिए इसका ये मेन रिजल्ट है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी पुट करना रहेगा वैल्यू, तो यहाँ ए का वैल्यू पुट कर देंगे, इसका ए ट्रांसपोज करके पुट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे। बाकी हम लोग पीछा सब कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी ए निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे ए ट्रांसपोज के साथ, बस बाकी और कुछ विशेष इसमें नहीं है। वहाँ से देखिए p प्लस, तो p इसको p मान लिए, इसको q मान लिए, तो ये इतना हो गया, तो इतना सिमेट्रिक हो गया और ये एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। बाकी देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। तो प्रॉपर्टी में क्या है,
ए मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज एसक्यू सिमेट्रिक इज मस्ट बी जीरो मैट्रिक्स। देखिए कहता वैसा अवयव जो सिमेट्रिक भी हो और एसक्यू सिमेट्रिक भी हो तो वो बस एक जीरो ही हो सकता है, बाकी और ऐसा किसी में इतना हिम्मत नहीं है, ठीक है, जो कि दोनों को फुलफिल करे। तो अगर आप लोग में हिम्मत है तो थोड़ा देखिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। देखिए किसी भी वर्ग अवयव ए के लिए क्या कर रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, जो कि ऊपर भी हम लोग देखे थे। ए माइनस ए ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक होगा, वो भी ऊपर देख चुके हैं, लेकिन ए इंटू ए ट्रांसपोज ये नहीं देखे थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। उसमें क्या है कि इफ यानी यदि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तब कहता है यदि ए और बी सममित अवयव है तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए क्या होगा, तो सिमेट्रिक होगा। रिजल्ट आप लोग क्या करिएगा तो याद रखिएगा। और बी ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, तो ये क्या होंगे, एसक्यू सिमेट्रिक होंगे। बच्चों ऊपर भी था और नीचे भी है, प्लस वाला आएगा तो सिमेट्रिक, माइनस वाला आएगा तो एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको मेरे तरफ से लग रहा है, लेकिन आप लोग को जो भी लगे। तो क्या करिएगा, इसमें सिमेट्रिक का होल पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों यहाँ उसका प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, कहता है यदि ए एक सममित अवयव है तो ए ट्रांसपोज, जब ए सममित है तो ए ट्रांसपोज सममित ही हो जाएगा, ठीक है। और ए का पावर n भी सममित होगा। लेकिन देखिए ये बात तो हम पीछे बता चुके हैं, जैसे कि अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले कि सिमेट्रिक का पावर n सिमेट्रिक ही होगा, बस वही बात यहाँ भी बताया। अब देखिए इसका 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है इफ ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तब कहता है जो इसका इवेन वाला पावर होगा ना, इवेन जैसे 2n इवेन होता है ना, n बिलोंग्स टू n, तो इवेन वाला पावर होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ऑड वाला पावर हुआ तो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बताएं एसक्यू सिमेट्रिक का पावर इवेन तो सिमेट्रिक, और एसक्यू सिमेट्रिक का पावर ऑड तो एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बच्चों ये थोड़ा VVI रिजल्ट हमको लगा कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्या कहता है मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, तो जब कहता है इसका जब हम पावर करेंगे तो हॉल का पावर होगा, तो हॉल का पावर होगा तो वो पावर अंदर आ सकता है, यानी अंदर आएगा कैसे, तो कॉस एन ए साइन एन ए माइनस साइन एन ए और कॉस एन ए, यानी ये इसका इस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए सम स्पेशल मैट्रिक्स, देखिए वो सब तो जनरल मैट्रिक्स था। अब कुछ देखिए ऐसा स्पेशल भी लाइफ में होना चाहिए, तो मैट्रिक्स के भी लाइफ में कुछ स्पेशल है, तो वो क्या स्पेशल है तो हम लोग देखते हैं। तो उसका एक स्पेशल प्रकार क्या है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ, देखिए इसमें क्या कहता है बच्चों, अगर देखिए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे और वो जाकर फिर से मैट्रिक्स पुनः आ जाएगा तब क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए बच्चों इसका I इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ से I क्या हुआ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। बच्चों इसी का अगला केस क्या है, अगला स्पेशल केस, ठीक है, तो वो क्या, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ, अब बच्चों इस पे क्या है, ए का पावर n, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स दे देगा, अब उसका पहले स्क्वायर करेंगे, यानी जब करते चलेंगे पावर, ठीक है, जब तक कि जीरो ना आ जाए, स्क्वायर करेंगे जीरो नहीं आया, क्यूब करेंगे जीरो नहीं आया, उसका पावर 4 करेंगे जीरो नहीं आया, जहाँ जाकर जीरो हो जाएगा वहाँ पर जाकर वो नीलपोटेंट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक इंडेक्स होता है, तो जिस पावर पर जाकर वो जीरो होगा वही इसका इंडेक्स होगा। यहाँ जैसे कि स्क्वायर किए और जीरो हो गया तो इसका इंडेक्स क्या हुआ, 2 हो गया। अब बच्चों इसका एक और स्पेशल बच्चा हुआ, 2 और बच्चा है, एक ये और एक ये। तो देखिए इसमें क्या, पीरियोडिक मैट्रिक्स
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच डेट। देखिए इसमें क्या कहता है, ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। जब इस कंडीशन में जाकर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा तब क्या होगा, तब जाकर पीरियोडिक मैट्रिक्स सेटिस्फाइड हो जाएगा। बच्चों इसमें नोट दिया हुआ कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड पीरियोडिक ऑफ ए, यानी के का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें, जैसे 1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1, तो स्क्वायर जा करेंगे तब जाकर क्या इसमें होगा क्या ए, पता नहीं, करने के बाद पता चलेगा। अगर हो सकता है के का 2 रखेंगे तो देखिए कम से कम जहां बोल रहा हो जाए वो इसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसमें कंडीशन फिक्स है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई इसका इक्वेशन है, तो ये वाला इक्वेशन लगा देंगे तो इनवॉल्यूटरी हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा IIT भी देख लेते हैं, तो IIT में देखेंगे तो क्या उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। तो VBI फॉर IIT ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। ये इसका रिजल्ट है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है तो बोर्ड वोर्ड में भी कहीं पूछ दे, क्या पता नीतीश कुमार जी को। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें एक क्या एग्जाम्पल ने कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलिए। क्या ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें इक्वेशन ये था, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रांसपोज निकाले इसका तो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तब जाकर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ इक्वल टू आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए इसके डायगोनल वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायगोनल वाला के साथ 1 हो जाएगा और बाकी जो भी एलिमेंट बचा सबके साथ 0 हो जाएगा। तो वहाँ से जाकर इक्वेशन बन जाएगा और लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 पार्ट होता है, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें भी रूल है कि देखिए 2 आप रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें किसी को मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज भी कर सकते हैं और ऐड और भी कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जस्ट सेम रूल क्या है कॉलम के लिए भी है। तो देखिए बच्चों इससे तो स्पष्ट नहीं होगा लेकिन एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसका निकालने का प्रोसेस क्या है, तो स्टेप फॉर फाइंडिंग इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज है ये ज़्यादातर इन्वर्स निकालने का काम आता है। ठीक है, तो देखिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन्वर्स निकालने का प्रोसेस सीखते हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई ए मान लेंगे। ठीक है, आई ए। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो ए है इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या करेंगे, ए को आई बनाएंगे और यही हमको सबसे इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, इसको जिस विधि से आई बनाते चलेंगे उसी तरह से इस आई को भी कन्वर्ट करते चलेंगे और ए को उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक, इतना तक समझने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत न है तो क्या करिएगा, जैसा जैसा हम लोग बताए वैसा आप लोग एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ए को क्या करिएगा आई में कन्वर्ट करना है। तो आई में क्या होता है 1 0 0 इस टाइप का डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो जिस प्रोसेस को करेंगे वही प्रोसेस इस आई में अप्लाई करेंगे और ये आई खुद जाकर कोई नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा और यही मेरा सेकेंड स्टेप होगा। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप होने के बाद डायरेक्ट इसका आंसर आएगा ए इन्वर्स इक्वल टू बी। तो यहाँ से निकल जाएगा, ए का पावर इन्वर्स कर देंगे, जो बी होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके नोट में है क्या, ए आई ए क्या हुआ, रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगा, ए इक्वल टू ए आई, ये क्या होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट तो सीख लिए लेकिन उस पर एक मतलब बनता है कि एक कम से कम एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ
द फॉलोइंग मैट्रिसेज बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और वो मैट्रिक्स दिया हुआ इतना। अब बच्चों क्या करेंगे सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल टू इतना, वी हैव ए रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो क्या मानेंगे ए इक्वल टू आई है। अब बच्चों ए पहले लिख लेंगे, आई भी लिख लेंगे, ए को उसी तरह छोड़ देंगे, इसको ए को उसी तरह छोड़ देंगे। पता नहीं सर नालायक होगा इसलिए उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं बिगड़ उगड़ जाए। बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कर करके यहाँ जो 2 है इसको 1 बनाना पड़ेगा, और इस 3 को भी 1 बनाना पड़ेगा, और बाकी इस दोनों को 0। अब देखिए कैसे कैसे इसका ऑपरेशन करें। हाँ, जैसे जैसे इस पे ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन इसको भी करना पड़ेगा। क्या, तो ऑपरेशन करेंगे, देखिए इस पे ऑपरेशन करेंगे कि R1 को R2 के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए R1 ये था, नहीं R1 ये है, इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे। देखिए यहाँ कर देंगे तो एगो 1 तो हमको मिल गया, लेकिन वही बात इसमें भी करेंगे, इसको भी कर दिए। अब देखिए 1 यहाँ तो मिल गया, लेकिन इसको 1 यहाँ पर नहीं मिला, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको दुगुना करके इसमें घटा देंगे तो यहाँ मिल जाए। देखिए ऑपरेटिंग R2, तो R2 ये हुआ, R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1। अब देखिए वी गेट, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको दुगुना करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो इसको दुगुना, 1 का दुगुना 2 होगा, और 2 घटा देंगे, 2 में 2 0, 3 का दुगुना 6, 5 में 6 घटाएंगे तो -1, तो यहाँ आ गया। लेकिन इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे, तो 0 को दुगुना करके 1 में घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 का दुगुना करके 0 में घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 1 को रहने देंगे। अब देखिए इसके आगे क्या करें, यहाँ देखिए -1 आएगा, तो अब क्या करें, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R2 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। देखिए 1 3 0 1 0 1, और यहाँ -1 और यहाँ +2। अब देखिए बच्चों यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब बचा सिर्फ ये 3। अब इस 3 को 0 कर देंगे, बाकी मेरा काम बल्ले बल्ले। देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 को 3 से गुना करके R1 में घटा देंगे, बस वही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, R1 पर वर्क करेंगे, और करेंगे क्या, तो R1 माइनस 3 गुने R2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 0 में 3 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और इसमें घटाएंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। लेकिन जस्ट यही प्रोसेस इसमें भी होगा, तो यहाँ माइनस +3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 1 में 6 जाएगा तो -5, यानी ये हो गया। अब बच्चों देखिए इसको हम क्या बताए थे, यहाँ जो ए था उसको बोले थे कि आई बनाने के लिए, और इसको बोले थे कि खुद जाकर एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको हम लोग बी मानेंगे, और ए को बोले उसी तरह छोड़ देने के लिए। यानी सेकेंड स्टेप तक हम लोग आ गए, और सेकेंड स्टेप आने के बाद थर्ड स्टेप खुद हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप हुआ यानी ए इन्वर्स इक्वल टू बी, तो बी ए इन्वर्स इक्वल टू बी क्या है, बी ये पूरा मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ये पूरा बी है। तो 3 -5 -1 और 2, ये इसका आंसर हो गया। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, यानी पूरा मैट्रिक्स 0 लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक क्या किए थे, इसका डिस्कशन कर लिए सिर्फ एक ही वीडियो में, यानी 1 शॉट रिवीजन इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जो पूरा स्पेशल सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में एक एक करके जितने भी, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स आज हो गया, अगला 1 या 2 दिन के अंदर डिटर्मिनेंट का लेक्चर आएगा, फिर इसी तरह रिलेशन फंक्शन, ITF, मतलब डॉट करके ETC, लास्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी तक हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो लाएंगे, और आप लोग पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। और काहे कि बोर्ड नज़दीक भी बहुत जल्दी है, बिल्कुल बोर्ड नज़दीक आ गया है, पूरा मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट बनाइए। जय हिंद, जय भारत।